4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज़म खां को 2 साल की सज़ा हो गई। वो जो कलेक्टर के संबंध में जो शब्द कहे थे, वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। उसको लेकर के अभी तक मामला चल रहा था। ये बात दीगर है कि 2 साल की सज़ा बताई जा रही है कोर्ट से और 4.25 साल से वो उसके अंदर बंद हैं। उनके जो वकील हैं उनका भी एक वक्तव्य आया, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस सज़ा से पहले मैं आपके सामने कुछ और रखना चाहता हूं। हालांकि जो आज़म खां के वकील हैं उनका कहना तो यह है कि दरअसल हेट स्पीच में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। और हेट स्पीच का मतलब ये होता है कि अपने मुंह से कोई ऐसा शब्द निकालना, दंगा भड़क जाए, समाजों के अंदर विघटन हो जाए, है ना, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की हालात ख़राब हो जाएं। जबकि आज़म खान ने तो एक कलेक्टर के प्रति जो वहाँ अधिकारी था, और बल्कि है अभी तक मौजूद है, 2019 की से लेकर के 5-6 साल तो ही गए एटलीस्ट, बताया जाता 8 या 10 इलेक्शन बाई इलेक्शन उसके नेतृत्व में किए जा रहे हैं। अब वो जो मुस्लिम रीजन है पूरा मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये जहाँ 50-60% रहता है, वहाँ पे एक ऐसा अधिकारी जो कुंदरकी के इलेक्शन में भी काफ़ी सुरखुरु हुआ और उसने दिखाया कि किस प्रकार से वोटिंग की जाती है। 60 से 70% या 55 से 60% या 65% कुंदरकी में मुस्लिम वोट है, लेकिन वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बाई इलेक्शन में जीत जाता है। खैर, वो एक अलग मसला है। तो बहरहाल बात यह है दोस्तों कि उनका कहना यह है कि केस तो होना चाहिए था इस बारे में कि भाई डिफेमेशन केस है, आपने हमारी पर्सनैलिटी को दागदार किया है। लेकिन केस दर्ज हुआ था दरअसल हेट स्पीच में, और हेट स्पीच के अंतर्गत ये केस आता नहीं है। अब उनका कहना ये सज़ा भुगत भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अपील करेंगे। लेकिन बात दोस्तों यहाँ तक नहीं है। बात यह है कि हेट स्पीच तो उसको कही जा सकती है कि जो दिल्ली के अंदर केंद्र के मिनिस्टर और साहिब सिंह वर्मा के लड़के जब कह रहे थे गोली मारो फला को, गालियां बक बक कर किसी एक समाज को टारगेट कर रहे थे, या देश के गृह मंत्री जब वोट देने की अपील कर रहे थे तो कहा था इतनी तेज़ी से बटन दबाइएगा कि उसका करंट वहाँ मिले जो ओखला के अंदर, वहाँ पर कुछ महिलाएं CAA, उस टाइम तो CA भी था, तो उसके मद्देनज़र मुखालफत में बैठी हुई थी। मालूम नहीं है कौन सी स्पीच कहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है कि सुवेंदु अधिकारी जो पहले गुंडागर्दी में भी था, उसका बाप भी था शामिल, कलकत्ता के अंदर जो हुए हैं दंगे पंगे, कैमरे पे पकड़ा गया। मोदी जी ने खुद कहा, उसको तो चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, वो कह रहा है कि साहब गाज़ा को यहाँ दोहराना पड़ेगा, जो गाज़ा में हुआ वो यहाँ करना पड़ेगा, या करना चाहिए या होना चाहिए। आप भारत के मुसलमानों को गाज़ा के अंदर जो परसिक्यूशन हुआ है, महिलाओं को, बच्चों को गोलीबारी से चीथले कर दिया गया है, आप कह रहे हैं कि भारत में भी इस प्रकार से ट्रीट होना चाहिए। अब ये बताइए, एक पर्टिकुलर समाज के बारे में जब देश के एक बड़े सूबे का मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहा है, जब हालांकि उस वक्त शायद शपथ नहीं हुई थी मुख्यमंत्री की, लेकिन आपका प्रमुख नेता, उसे आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, गोया कि आप नवाजते हैं। आप एक लंबी लेयर तय करते हैं अपने नेताओं में कि देखो इसने गाज़ा की बात की थी, हमने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया है, इसने किसी बच्चों के उठा लाने की बात की थी, हमने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया है, बिस्वा ने ये बात की थी, हमने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो आप तो एक रोल मॉडल तय कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों बात यह है कि आज़म खां को सज़ा हुई, और इसलिए कि साहब उसने जो है एक कलेक्टर के बारे में कहा कि तनखैया है। तनखैया तो वो है, जूते साफ कराने की जो बात आई है मायावती जी के, वो बात थी। तो हो सकता है वो कलेक्टर अपनी पर्सनैलिटी पर लेकर के इस बात को कहता साहब ये गलत कहा है मेरे बारे में। अब उसमें सज़ा हो ना हो जो बात है, लेकिन वो केस किस तरह से बताया गया, उनके वकील बता रहे हैं, वो भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि वो केस को छोड़िए, बात यह कि इस तरह की लैंग्वेज क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के नेता लगातार बोल नहीं रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि वो कौन सा अधिकारी जो इतने सारे इलेक्शन करा चुका अपने नेतृत्व में, वही जिसके बारे में कहा कौन से सुरखाब के पर लग रहे थे अमित शाह के उसके अंदर, कि अभी तक वो कायम है। हमने तो इतना लंबा कार्यकाल अपनी नज़र में शायद IAS और PCS का नहीं देखा, IAS और IPS का नहीं देखा है। वो मुरादाबाद रीजन के कमिश्नर बताए जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि वो संभल के अंदर भी अनियमितताएँ होती हैं, कुंदरकी में भी अनियमितताएँ होती हैं। रामपुर के इलेक्शन के अंदर जो बाई इलेक्शन था उसके अंदर क्या हाल हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है, और वहाँ पर बीजेपी की सीटें कैसे निकल कर आती हैं। कौन सा अधिकारी और कौन सा अधिकारी पूरा का पूरा वो था, ऐसे आरोप लगते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं।
बात यह है कि ये आरोप है, ये इस देश में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी मार्च के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि भारत को एक चुनावी ही एक देश बना दिया था, कि मैं देखना चाहता हूँ, शायद अल जज़ीरा ने बनाई थी, छापी थी वो रिपोर्ट। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे पसंद भी नहीं आया था कि मेरे भारत के बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी करे, लेकिन बात बहरहाल जब है तो है, निकल कर के आती हैं पूरी बातें। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, शायद वो निकल जाए। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका कहीं, तो आपको पता चलेगा कि वाकई, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, व्हाट मोदीज बिग विन इन इंडियन स्टेट इलेक्शन कुड मीन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। मतलब अब इसको ही ये बना दिया गया है कि भारत को किस प्रकार से उन्होंने कहा। नीचे लिखते हैं कि मोदीज बीजेपी वॉन द की स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर फर्स्ट टाइम, बट द वोट हैज़ थ्रोन अप क्वेश्चन दैट विल नॉट गो अवे। बात यह है दोस्तों, जब आप इस तरह से बना देते हैं देश को, और ये लोग कहते हैं कि साहब भारत जो है एक डेमोक्रेसी के साथ किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, या चुनावी ही एक स्टेट बन चुका है, या चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने वाला स्टेट बन चुका है, तो तब चिंता होती है। आप उनके वकील साहब की शायद बाइट है मेरे पास, वो मैं सुनाता हूँ, आप वो देखें और उसके बाद आप बताएं। देखिए, आज़म खान साहब को जो अभी सज़ा जिस मामले में हुई है, 2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना जो उनके ऊपर पड़ा है, वो मामला सन 2019 का है। और वो एफआईआर जो दर्ज हुई, वो हेट स्पीच में उस एफआईआर को दर्ज किया गया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आज़म खान साहब ने एक अधिकारी को लेकर कोई टिप्पणी की थी, उस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था। देखिए, बहरहाल न्यायालय पे सबका भरोसा है, और हिंदुस्तान में हम सभी लोग न्यायालय को सर्वोपरि मानते भी हैं। लेकिन ये एफआईआर जो हेट स्पीच में दर्ज हुई, दरअसल इस एफआईआर में जो कॉन्टेक्स्ट है वो हेट स्पीच का नहीं था। हेट स्पीच कंसिडर तब की जाती है जिसमें किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या जेंडर के ख़िलाफ़ या किसी रिलीजन या कास्ट के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी की जाए, जिससे स्पीच के बाद कोई कम्युनल राइट हो या ऐसे हालात पैदा हों जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े, तो वो हेट स्पीच में कंसिडर किया जाता है। किसी इंडिविजुअल पे अगर कोई टिप्पणी होती है तो वो टिप्पणी हेट स्पीच में ना आके वो डेफेमेशन में आती है। एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट जो था वो बिल्कुल जो एफआईआर दर्ज की गई उसका कॉन्टेक्स्ट हेट स्पीच का बनाया गया, लेकिन वो हेट स्पीच की कैटेगरी में कहीं रिलाई नहीं करता। ये मामला अगर था तो डेफेमेशन से, जिसे हम मानहानि कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ था। जिसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट ऐसी टिप्पणी की गई है, वो कोर्ट में मुकदमा दर्ज करता। और इस मामले में आज़म खान साहब, जिसमें 2 साल की सज़ा हुई है, लगभग 4.25 साल इसमें अपनी कस्टडी दे चुके हैं। लगभग 4.25 साल वो जेल में इसमें बिता भी चुके हैं। अब मौजूदा माहौल कुछ इस तरह का है कि क्योंकि इनका नाम आज़म खान साहब है, इस वजह से इस मामले में उनको 2 साल की सज़ा हुई। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भरी पार्लियामेंट के अंदर, जिसकी वीडियो भी चली, भरी पार्लियामेंट के अंदर एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को कठमुल्ला कहा, आतंकवादी भी कहा, और इस तरह की बहुत सी बातें कही गई, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी एक हाल ही में एक बहुत बड़े मंत्री जी ने एक बयान दिया जिसमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने आतंकवादी कह दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के कोई भी बयान जो है वो हेट स्पीच में नहीं आता। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त 2 तरह के कानून चल रहे हैं, एक कानून जो सबके लिए है और एक कानून सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए है।
और आज़म खान साहब उस विशेष समुदाय से आते हैं, तो इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया है। और इसको न्याय तो नहीं कहा जा सकता, फ़ैसला ही कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा इस संविधान पे, इस मुल्क के कानून पे पूरा भरोसा है और हम ये भरोसा रखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी अदालत में तो न्याय होगा, लिहाजा इसमें अपीलेंट कोर्ट में जाएंगे, अपने आप को जस्टिफाई भी करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ भी मिलेगा। ये आपने देखा उनके वकील क्या कह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये एक मौजूदा बात है। आज़म खां की सज़ा ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लोग रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन फिर भी अगर संविधान का ऐसे डिजिटल माहौल में इस तरह का माहौल उड़ाया जाता है तो फिर तो सवालिया निशान उठते हैं जुडिशरी पर भी। सवाल तो उठा ही सकते हैं। जय हिंद।